स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज जीएस की महागाथा सीरीज में हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। एक ऐसा टॉपिक, ऐसा अध्याय है जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: एशियन हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट को एक ही मिलाकर हम लोग 30 दिवसीय महागाथा सीरीज, जिसे महाभारत सीरीज के नाम से हम लोगों ने शुरू किया है, और इस सीरीज का प्रतिदिन एक एक टॉपिक, एक एक अध्याय को हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। तो आप लोग जब इस सीरीज को देखना शुरू करिएगा तो कोई भी सीरीज मिस मत करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, इसलिए हम ये चाहेंगे आप कॉपी कलम लेकर बैठें और साथ में उन तथ्यों को नोट डाउन करते चले जो इस प्रश्न से संबंधित है। जरूरी नहीं कि जो मैं प्रश्न पढ़ा परीक्षा में हुबहू है, लेकिन ये जरूरी है कि जो मैं इसकी व्याख्या दूंगा वो परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इन सभी सीरीज को बनाने में, इन सीरीज की व्याख्या आपके करने के लिए मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का पूरा प्रयोग किया और मैं उस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा। तो आप सभी का सबसे पहले ई लर्निंग विद दुर्गेश में इस महा सीरीज में आपको स्वागत है। और अगर आपका साथ रहा, ये 30 दिवसीय क्लास एक ऐतिहासिक क्लास, इतिहास के रूप में आपके जीवन में पूरी तरीके से इतिहास का दर्पण बनकर आपके भविष्य को प्रकाशित करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगी। तो बिना समय गंवाए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो साथी जुड़े हैं तो आप इसे लाइक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, मुझे शायद बार बार ना कहना पड़े। आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का नाम है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि से किसने विभूषित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन हम यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, इसकी वो व्याख्या बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वह आपका है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इज ए राइट आंसर। माने डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप सभी का इस लेक्चर में अगर भविष्य में अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो जीएस की ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अगर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की बात करें, किसकी बात हो रही है? यह बात हो रही है अकबर। ध्यान से लिखते चलिएगा। अब यहाँ पे मैं की पॉइंट लिखूंगा। अकबर द्वितीय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अकबर द्वितीय की बात हो रही है। इस अकबर द्वितीय में कब? 1830 में। अभी प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भैया जी कब की बात है, तो पहली घटना होगी 1830 में। तो जो 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में, किसके रूप में? अपने दूत के रूप में किसने? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में, किसके में? लिख लीजिएगा, विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा। कहाँ पे भेजा? लंदन भेजा। ये एक पॉइंट हो गया। माने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में अपना दूत बनाकर ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा। और आपको पता होगा कि एक प्रश्न किसी ने पूछा कि सर अकबर द्वितीय का कार्यकाल क्या था। अकबर प्रथम का कार्यकाल आप लोग को पता है, लेकिन अकबर द्वितीय की बात करें, जैसे अकबर द्वितीय की अगर बात करें, इसका कार्यकाल लोगों के मन में आता है तो अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल रहा ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है और आपसे को भी मन में घर कर रहा। तो इनका जो कार्यकाल 1806 से लेकर 37 तक था, माने 31 वर्षों तक ये अपने गद्दी पर थे। और ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। अकबर किसके पुत्र थे? लिख लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसके थे? शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे अकबर द्वितीय। और यह अंग्रेजों के पेंशनर था। अब पेंशनर क्या था मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे तथ्यों को पढ़ना है, क्योंकि जफर को भी पढ़ना है। ये पेंशनर था, माने ये अंग्रेजों से पेंशन लेता था। और राजा राम मोहन राय 1803 से लेकर 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कार्य भी किए थे। ठीक है। अब इंग्लैंड में इनका देहांत हुआ था। याद रखिएगा कि इनका जो राजा राम मोहन राय, इनका जो देहांत हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दी थी। इस प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमने कई चीजें यहाँ पे क्लियर किया कि राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें वो काम करते थे। अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी में राजा राम मोहन कब से कब काम करते थे, तो ये भी लिखना चाहते लीजिएगा। ये 1803 से लेकर
1914 तक इंग्लैंड की कंपनी में काम करते थे और इसी नाते उन्हें इंग्लैंड के ब्रिटेन के सरकार के पास राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने भेजा भी था और इसलिए भेजा था कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को उनको पेंशन की राशि कम लगती थी, इसी के नाते उन्होंने भेजा था। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आया है कि ये पेंशन क्यों लेते थे। पेंशन लेने का मामला ये था कि इन्होंने जो भारत की जमीन थी ये अपनी बपोती समझते थे और इन्होंने अंग्रेजों को दे दिया, उसके बदले ये उनसे पेंशन लेते थे और अंग्रेज क्या करते थे, उससे अपना लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे सारी बातें को स्पष्ट करूंगा कि बहुत सारे प्रश्न है उनको भी व्याख्या करनी है, मैं आगे इस तथ्य को पुष्टि कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ से। ठीक है, तो इसीलिए वो पेंशन लेते थे, उनको लगती थी पेंशन भी कम है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, इनका कार्यकाल 1806 से 1837 तक था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय। एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में आता है और हम और आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, आलमगीर द्वितीय की जो उपाधि धारण किया था वो किसने किया था। सभी लोग फटाफट कमेंट करके आप जवाब दें, क्योंकि देखिए मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपके तथ्यों के साथ अन्य चीजों को क्लियर करना। देखिए आलमगीर द्वितीय, अगर आलमगीर द्वितीय की बात करें तो अजीजुद्दीन को था। किसको? अजीजुद्दीन। तो मैंने जितने लोगों ने अजीजुद्दीन बताया था उनके उत्तर पूरी तरह से सही है। ये अजीजुद्दीन कौन था? ये जहांदार शाह का दूसरा पुत्र था। अगर ये पूछा जाए ये कौन था तो ये जहांदार शाह का, ये जहांदार शाह का ये द्वितीय पुत्र था। क्या था? ये जो पुत्र था सेकंड पुत्र था। ठीक है, ये द्वितीय पुत्र था और इसने बादशाह बनने पर, आपको पता होना चाहिए, इसने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि ली थी। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। अगर इसका शासनकाल पूछा जाता तो बहुत ही छोटा शासनकाल था। अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। इसका जो शासनकाल था वह था 1754 से लेकर 59 तक था, माने लगभग 5 साल का शासनकाल था इसका। ठीक है, और इसका जीवन जेल में बीता। युद्ध का अनुभव इसके पास युद्ध का अनुभव नहीं था, न शासन का प्रबंधन था, इसके पास कुछ भी नहीं था। वह इतिहास की पुस्तकें बहुत पढ़ता था और इसने अपने 5 साल के इस अल्पकाल के शासनकाल में अपने वजीर इमादुल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। किसका खिलौना बना रहा? वजीर। वजीर का नाम क्या था? लिख लीजिएगा, इमाद उल मुल्क। उसके हाथों का खिलौना बना रहा। कौन? अजीजुद्दीन। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ से। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की टॉपिक आप लोगों को शायद पता हो गई होगी, मुगल साम्राज्य का पतन, ये यूरोपीय शक्तियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा का एक वह हिस्सा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और यह मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। मैं ये चाहूंगा, इसलिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने इस सीरीज को शुरू किया है, जो सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में किसका शासनकाल सबसे कम था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। आप लोग डेली क्लास पढ़ते रहेंगे, सुनते सुनते याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं, सभी लोग लाइक करने के बाद अगर शेयर कर देंगे तो आपकी महान कृपा होगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं पूरा, मैं आपको ज़्यादा गुमराह ना करना चाहूँ। मैं आपको जहांदार शाह, अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु के बाद उनके 4 पुत्रों में मुइनुद्दीन जहांदार शाह, अजीम उल शान, रफी उल शान तथा जहां शाह के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, किंतु जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह विजय हुआ। कौन? जहांदार शाह विजय हुआ था। ठीक है, और राजा रोहन के समय की जो अवस्था थी जहांदार शाह की वह 51 साल का था। कितने वर्ष का था? वह 51 वर्ष का था। और जीतने के जब वो सम्राट बनता है तो जुल्फिकार को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसलिए इस प्रश्न का कब बना था? 1712 में, लिख लीजिएगा 1712 में। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो भैया इस तरह के तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा, खासकर बड़े लेवल की परीक्षा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आजकल सुपर टेट भी दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का प्रश्न कहां से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर एक सवाल आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राज्य की संरक्षण प्रदान किया। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं और शॉर्ट करने पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग ठीक। देखिए यहाँ पे अगर हम उर्दू की बात करें तो इसका उत्तर मोहम्मद शाह होगा। मोहम्मद शाह के बारे में बहुत सारी बातें मुझे आपको बताना है, लेकिन अभी मेरे पास उतना समय नहीं, क्योंकि आपकी संख्या लगातार कम हो रही है। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है कि उर्दू के राज्य की जो संरक्षण प्रदान किया गया वो मोहम्मद शाह, तो क्या होगा मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1719 से 48 तक था। 1719 से 48 में उर्दू को राज्य की संरक्षण प्राप्त किया। उन्होंने शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहित किया, और उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था, ये याद रखिएगा। उर्दू साहित्य का सबसे ज्यादा विकास मुगल काल में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी इसका राइट आंसर है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा। अगर हम टाइम कम लेंगे प्रश्न में तो आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मुझे समय दें, क्योंकि मैं समय लूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब, शायद आपको दिख रहा होगा कि सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था। एकदम आसान प्रश्न है, और आप मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप लोग सभी लोग दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, सभी लोग। देखिए अगर मिर्जा गालिब का मूल निवास पूछा जाए तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, आगरा था। कहां था? आगरा था, ठीक है। और ये बहादुर शाह जफर के दरबार में प्रमुख उर्दू के शायर थे। इन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश रचनाएं लिखी हैं। इनकी दीवान ए गालिब बहुत ही प्रसिद्ध है। दीवान ए गालिब इनकी प्रसिद्ध है, रचनाएं भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मिर्जा गालिब की है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आपको प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। एकदम आसान प्रश्न है, मैं आपको एक नहीं कई बार बताऊंगा, तब तक बताऊंगा जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें, प्रश्न को पूरा पढ़ें, ठीक। हम पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन आप मुझे समय दीजिए और आप लोग इस उम्मीद से पढ़िए कि आपको सिलेक्शन लेना है और आपको मेडुअल इंडिया नेशनल मूवमेंट से कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं करना है। अगर आप ये मान कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में मैं एक एक विकल्प की व्याख्या करूंगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, राइट है। डुप्ले के नेतृत्व में क्या हुआ था? 1746 में मद्रास पर कब्जा हुआ था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सही है। लेकिन ये कह रहा है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही गलत है, क्योंकि फ्रांसीसियों के डी अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, लिख लीजिएगा। अगर फ्रांसीसियों की बात किया जाए तो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पुर्तगाली क्या थे? वायसराय थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी लिख लीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किसने अपनाई? एक लाइन में लिखवाना चाहूंगा, आप लोग जरूर जो लोग लाइव में लिख लीजिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लिख लीजिएगा पहले, सभी लोग जो लोग लाइव हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनके बारे में दो चार लाइन लिख लीजिएगा। ये पुर्तगाली के प्रथम वायसराय थे। क्या थे? ये पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय थे। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न बना, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, यह प्रश्न पूछा जाता है, ब्लू
वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई और 1509 में संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया और हिंद महासागर में पुर्तगालियों के सागर रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर नियुक्त हुआ था, ठीक है, और उसे पुर्तगालियों के शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत का माना जाता है। इसलिए यहां पर ए इसका जो गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्लियर? किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है, ठीक है। और 1510 में इसने बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। एक लिख लीजिएगा कि गोवा कब छीना था, ये लिख लीजिएगा 1510 में। ये 1499 नहीं, ये गलत है। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से गोवा छीना था। किससे? बीजापुर के शासक से, 1510 में। मैं आप बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर नीति के संबंध है। अब मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके पहले व्याख्या में आपको बता दिया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति क्या है। आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है कि ऐसे से डिफाइन आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी निवेदन है आप शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है जिनको ये अच्छा लगे वो क्लास प्रतिदिन आके पढ़ेंगे, ठीक है। जिनको क्लास बेहतर लगेगी वो प्रतिदिन आके टाइम से लाइव पढ़ेंगे, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप लोग वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ब्लू वाटर या नीला जल योजना या इसे शांत जल नीति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शांत जल नीति, शांत जल नीति। जो मैं व्याख्या पढ़ा रहा हूं, आप 10-10 राइटर किताब पढ़ेंगे तब जाकर आपका क्लियर होगा। तो क्या होगा? शांत जल नीति, नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति के नाम से ये जाना जाता है। अब ब्लू वाटर नीति अगर हम बात करें तो मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया था, ठीक है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक, ये पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। संजय जी आपका सपोर्ट हो जाएगा, मुझे काफी मदद मिलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो किसने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा अन्य कई राइटरों की किताब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इलानी बुर्गेस की क्लास को पूरा पढ़िएगा। जैसे अगर आप इन तथ्यों को पढ़ना है, अगर आप मेरी क्लास नहीं पढ़ना चाहते तो आपको बिपिन चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, ग्रोवर यशपाल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद पुखराज जैन को पढ़ना पड़ेगा, सुमित सरकार को पढ़ना पड़ेगा, बिपिन चंद्रा को पढ़ना पड़ेगा, ग्रोवर एंड ग्रोवर को पढ़ना पड़ेगा, ओपी सिंह को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मसूद अहमद खान को पढ़ना पड़ेगा। इन सभी को अगर आपने नहीं पढ़ा है, MK गांधी को की जो पुस्तक उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, रजनीपाल दत्त को पढ़ना पड़ेगा, और स्पेक्ट्रम में मैंने इतनी किताबों को जो मैंने अध्ययन किया है वो मैं आपको निचोड़ पढ़ा रहा हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? पुर्तगालियों ने, एकदम राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, और लूटमार के लिए ये था 1631 और 32 में। और इस समय शासन कौन था भारत का? शाहजहां था। उस समय कौन था भारत में? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। और उस समय गवर्नर कासिम खान था। अगर पूछा जाए कि मुगल गवर्नर कौन था, कासिम खान ने इसका दमन किया था। किसने? कासिम खान ने। लिख लीजिएगा, कासिम खान। देखिए कहीं में खां है कहीं खान है, तो कासिम खान जो था ये शाहजहां का मुगल गवर्नर था। इसने क्या किया था? पुर्तगालियों का दमन किया था समुद्री लूटपाट के लिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यकीन मानिए आप विश्वास के साथ पढ़िएगा, कभी भी भविष्य में ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। एकदम आसान प्रश्न है, और मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत में समुद्री मार्ग को खोज की थी। क्योंकि जो यूरोपियन है उन्हें मसालों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके यहाँ जो व्यंजन होते हैं वो गरम मसाले पड़ते हैं, और गरम मसाला भारत और चाइना है। इसलिए उन्होंने, जब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा ये कौन सा
पुल, नहर और बंद होने की वजह से, फारसी खाड़ी वगैरह से बंद होने के कारण उन्हें समुद्र की रास्तों की खोज करनी पड़ी। उसके लिए सबसे पहले तो निकला था कोलंबस, लेकिन भटक के पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। बाद में वास्को डी गामा निकलता है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में लिख लीजिएगा, 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है वो कहां उतरा? वह कालीकट के बंदरगाह पे उतरा। कहां पर? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। और जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां पर जमोरियन, जी हां, जमोरियन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। किसने? जमोरियन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया और उन्हें मसाला दिया। जमोरियन ने उनका स्वागत किया और उन्हें मसाले दिए, जड़ी बूटियां दी। और पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा माल लाया था वो उसे 60 गुना अधिक में बेचा। उसको उसे लालच भी हो गई और दोबारा मसाला लेके यूरोप में गया, वहां पर भी उसने स्थापित किया। इस प्रकार वास्को डी गामा ने जो यूरोप से सामान लाया तो भारत में 60 गुने पे बेचा और यहाँ का सामान लेकर यूरोप में बेचा। तो इस प्रकार उनके मन में व्यापार को लेकर लालच उत्पन्न हुई। तो पुर्तगाल के शासक पूरी व्यापार पर साहित्य का अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या था? जमोरियन। याद रखिएगा, जमोरियन। यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जो अल्मेडा था ये प्रथम गवर्नर था, ये लिख लीजिएगा, ये प्रथम गवर्नर था। लेकिन जो अल्बुकर्क था, कुछ लोग ने अल्बुकर्क बताया, तो अल्बुकर्क जो था ये अल्मीडा के बाद ये पुर्तगाल का गवर्नर बना। लेकिन इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क को माना जाता है। वैसे पहला जो था वो अल्मेडा था। ठीक है, ये बात आप जानते रहिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, यहां तो स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। यहां पे अगला प्रश्न आपके सामने है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और मैं आपको यहाँ से एक नोट लिखवाऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी कक्षा 8 में भी मिल जाएगी। जी हाँ, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, विद्यामय कसम, सभी लोग फटाफट शेयर कर दें जितने आपके पास ग्रुप हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? देखिए, मैं आपको एक एक करके पूरा स्पष्ट कर दूंगा। पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। तीसरे पे कौन आए? अंग्रेज आए। ठीक, मतलब तीसरे पे अंग्रेज आए। उसके बाद डेनिश आए। चौथे पे कौन आया? डेनिश। अगर यहां पे फ्रांसीसी जो था वो 5वें पर आए। तो ये क्रम आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। यह एकदम पूरी तरह से रट्टा मारेगा, ये पूछा जाता है। भारत के व्यापार के लिए समुद्री मार्ग खोज करने के लिए वास्को डी गामा निकला था। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, वास्को डी गामा अपनी यात्रा कहां शुरू की थी? किसी को पता है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं, वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू कहां से की थी? लिस्बन से। लिख लीजिएगा, लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन से पुर्तगाल, वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी 1497 में। और वह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्र तट कालीकट पे 17 मई, थोड़ा सा डेट आगे पीछे मिल जाएगा, घबराइएगा मत, 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता, जहां पे जमोरियन उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसे लिखते चलिएगा, ये की पॉइंट आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ गया ना? इसका उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली पहले आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, बाद में फ्रांसीसी आए हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अगर आपको बेहतर रूप से सिलेक्शन लेना है, मॉडर्न इंडिया को पढ़ना है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, इसका आपको जवाब देना। मुझे उम्मीद लग रहा है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को, सभी का उत्तर सही होगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। बताइए। चलिए, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
क्लास की लिंक आपको डेली टेलीग्राम पे मिलेगी, जो दुर्गेश सर सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं देखिए ध्यान से आपको यहाँ बताना चाहूँगा, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था, मैंने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बताया था, वो कौन है? अल्मीडा है। लेकिन अगर पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक पूछता तो अल्बुकर्क होता। तब क्या होता? अल्बुकर्क होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया 17 मई को। पुर्तगालियों का भारत में आना ये पहली बार शुभारंभ हुआ, फिर इनका क्रम जारी रहा। 1505 में फ्रांसिस्को अल्मीडा कब आया था? ये लिख लीजिएगा, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत का प्रथम वायसराय बनाकर भेजा गया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 में अल्बुकर्क आया। इसे यूरोप पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। फिर इसके बाद 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन का अधिकार कर लिया। 1510 में किससे? आदिल शाह। कहाँ के थे? बीजापुर के थे। फिर इसके बाद आगे लगातार वो बढ़ाता रहा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोग को डेली क्लास पढ़नी है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लास में लंबी पढ़ाया करूंगा, क्योंकि ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलानी पे दुर्गेश पर चलेगी। ये 30 दिवसीय क्लास चलेगी। अगर आपको वास्तव में भारत के मॉडर्न इंडिया से प्रश्न गलत नहीं करने तो डेली आप टाइम से आ जाइएगा। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ बनाया? तो सबसे पहले दुर्ग उन्होंने 1503 में बनाया। कब बनाया? 1503 में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सबसे पहले उसने कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में, एकदम लिख लीजिएगा। जबकि दूसरा उन्होंने जो बनवाया वो किन्नौर में बनाया। कहाँ पे? कन्नौर में। यहाँ पर दूसरा, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर किन्नौर में, और ये 1505 में बनाया। याद रखिएगा, कोचीन में 1503 में, और दूसरा जो बनाया किन्नौर में वो 1505 में बनाया। ये दोनों बातें आप जानते रहिएगा। दोनों लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कहां पे बनाया? 1503 में कोचीन में बनाया, लेकिन उसके बाद किन्नौर में बनाया 1505 में। ये दोनों बातें आप स्पष्ट रूप से जानते रहिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रायः प्रश्न गलत होते हैं। पहले तो किन्नौर और कोचीन को। गोवा को उन्होंने किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। कब जीता था? 1510 में जीता था गोवा। आदिल शाह से जीता था, लिख लीजिएगा, आदिल शाह से गोवा जीता था पुर्तगालियों ने। कब? 1510 में। तो ये तीन टॉपिक जो सन के थे मैंने पूरा क्लियर कर दिया। मुझे लगता है कि अब यहां से प्रश्न अगर आपके आएंगे कभी गलत नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एकदम रट दिया आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। मैं जितना डेली क्लास पढ़ाऊंगा, अगर आप टाइम से लाइव आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट रट जाएंगे। हमने कई किताबें पढ़ा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें मेरे साथ। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? एकदम आसान प्रश्न है। देखिए, अगर डच की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन को खत्म करूंगा। चलिए मैं यहाँ पे पूरा स्पष्ट करूंगा। आप लोगों ने एकदम जवाब सही भी दिया है, काफी लोगों ने। अनुप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप। लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इस प्रश्न का जो उत्तर जो होगा, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यहाँ पे 4 कारखानों की बात कही गई, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चिनचूरा। क्या होगा? चिनचूरा। जबकि डचों ने बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री थी पीपली में स्थापित की थी। कहां पर? लिखते चलिएगा, पीपली। जो लाइव जो मेरी क्लास नोट्स बनाते हो लिखते चलेंगे, पीपली में। लेकिन शीघ्र ही वालसोर, शीघ्र इसके बाद वालसोर में फैक्ट्री स्थापित की थी। कहां पे? वालसोर में। कहां पे? इसके बाद वालसोर, बालासोर में। फिर बालासोर में जो स्थापना हुई थी वह कहां हुई थी? 1663 में। तो यहां पे ने पीपली दिया है ना बालासोर दिया है। उसके बाद बंगाल ने चिनचूरा में सबसे शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया, और यहां पर डचों ने गुस्तावुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, गुस्तावुल। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी होगी 6 to 12। तो ये गुस्तावुल में किले का निर्माण कराया, और ये सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, सोरा आदि का निर्यात करते थे। सोरा एक प्रकार की घास है, और ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगर भारत में देखा जाए ये सबसे ज्यादा कहाँ पे? ये पश्चिमी घाट में सोरा घास पाई जाती है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अजीब नाम है लेकिन आपको रटते चलना होगा।
आप लोग लाइव आते हैं, एक ही उद्देश्य होता है कि आप पढ़ने आते हैं, बात करने के लिए नहीं आते। और अगर आपको बात करना ना होगा तो आप कहीं और भी जुड़े रह सकते हैं। डच के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाह का उपयोग किया था? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए, जो मछलीपट्टनम है यहाँ पे 1605 में, ठीक, पुलिकट में 1610 में, सूरत में और नागापट्टनम में 1650 में, ठीक, और एक और थे सूरत। तो व्यापारी स्वार्थ से प्रेरित होकर डच भी भारत आए थे। डच भी क्या होते? भारत आए थे। किस नंबर में? डच दूसरे नंबर पर आए थे। पहले पर ड, तो दूसरे नंबर पे डच आए थे। और इन्होंने भी सबसे पहले, अब बताइए इस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले उन्होंने किन बंदरगाह का उपयोग किया? सबसे पहले किन बंदरगाहों का उपयोग किया? तो सबसे पहले मछलीपट्टनम किया। किन किन बंदरों का उपयोग किया? पुलिकट का किया, नागापट्टनम किया, मछलीपट्टनम, मतलब ये सभी। अगर सूरत देता, सूरत भी, तो मैंने सन भी लिखवा दिया। अगर कभी परीक्षा में सन के माध्यम से अगर आपको आए तो आप उसे कर सकते हैं कि पहले कहाँ पे किया। तो कहाँ पे किया? मछलीपट्टनम में, फिर पुलिकट में, फिर सूरत में, फिर नागापट्टनम में। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिएगा, इसे स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक जी। ऑल ऑफ दीज एकदम सही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी ने प्रारंभ की? ये यूनिक प्रश्न है। अगर संयुक्त पूंजी की बात की जाए तो देखिए, पहले जिसने आया था पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य चाहते थे, लेकिन उसके बाद अगर डची को हालैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो डच होते हैं इन्हें एक नाम से जानते हैं, हालैंड। ये भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। तो भारत के साथ व्यापार करने की सबसे पहले संयुक्त पूंजी किसी ने, डच, जो डची थे उन्होंने भी शुरुआत की थी। और उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। कब? 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और भारत के साथ व्यापार करना, पूरा विदेश से व्यापार करना, आक्रमण में अपना अधिकार करना, इन्होंने शुरू किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वरिंग ईस्ट इंडीज कंपनी था। यह कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिएगा, ठीक है। फिर ब्रिटिश की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, 15 वर्षीय व्यापार अधिकार पत्र 1600 में जारी किया था। कौन? 15 वर्ष के लिए। ये पूछा जाता है कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। किसने पहले? एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना इसी वजह से हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कम से द इंडियन ओरिएंटल्स की स्थापना हुई थी, ठीक है, 14 में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आप लोग का संख्या कम हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग लगातार संख्या कम होती जा रही है, आपकी बढ़ने की जगह। ऐसा अगर सीरीज कोई पढ़ा दे, आप इलानी दुर्गेश को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? मैं आपका प्रश्न का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग फटाफट उत्तर बताएं क्या होगा। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? सूरत इसका राइट आंसर। क्या होगा? सूरत इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 1600 में जो चार्टर एक्ट आया था, फिर एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए दिया था। उस समय हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था उनको, और सूरत में फैक्ट्री खोलने तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा मिल सके। फिर 1609 में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमने कहानी आपको बताया, 1609 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, उसने अपने कार्य में सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर हॉकिंस के बाद जहांगीर ने फरमान के द्वारा 1613 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की। कब? 1613 में, ठीक है, जहांगीर के फरमान के बाद, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न, बहुत कुछ इसमें बताना, अगर इसमें आप बताएं। फिर सर थॉमस रो आता है 1615 में, फिर उसे जहांगीर के दरबार में भेजा जाता है, वो फैक्ट्री खोलने, व्यापार करने की अनुमति वहाँ से मिल जाती है। तो फिर 1611 में यहाँ पे फिर मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फिर 39 में वेंकट द्वितीय के दरबार में। ये सब बहुत कुछ अभी आप पढ़ना है, लेकिन मैं उतना आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया? सेम प्रश्न है और सेम उत्तर होगा।
देखिए पहला, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए मैं आपका यहाँ समय नहीं लूंगा। सूरत अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, क्या सूरत, तो यहाँ पे मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा। मतलब जहांगीर ने फरमान के द्वारा 1613 में, ऊपर प्रश्न था ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोर्ड पर एक्सप्लेन करने के लिए बात करें तो बोर्ड पर मेरी मॉडर्न इंडिया की 15 वीडियो पड़ी हुई है और 1-1 घंटे की वीडियो है। तो जो लोग बोर्ड पर देखना चाहते हैं तो मेरी 15 वीडियो मॉडर्न इंडिया की है, 15 वीडियो वर्ल्ड जियोग्राफी की है और 15 वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो उन लोग जाकर थोड़ा सा क्लास को देख लें, ठीक है, तो शायद उनको भी पेट का जो पानी है वो पच जाएगा। हाँ, कुछ लोग का मन में ऐसा होता है तो उनके पेट का पानी पच जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। एक अगला प्रश्न आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एक आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अभी कुछ देर पहले मैं बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उपयुक्त जो विकल्प होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। अभी कुछ देर मैंने पहले आपको बताया कि दिसंबर 1600 में चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने, उन्होंने क्या किया था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट के नाम से ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आगे जानते हैं। 15 साल के व्यापार करने की उसने आज्ञा दी थी, फिर जहांगीर में आया, फिर जहांगीर उसे मना कर दिया। तो बहुत कुछ यहाँ पर है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको एलिजाबेथ प्रथम आप लोग को जानते रहना होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है फोर्ट सेंट जॉर्ज भारतीय किस राज्य में? एकदम आसान प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए इस प्रश्न का मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ूंगा क्योंकि काफी प्रश्न है जी। हवा चल रही है, इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारतीय कहां पर है? यह तमिलनाडु राज्य में है, ठीक। अभी कैंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है? देखिए 1639 में, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 1639 में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के सामंत दमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेज के फ्रांसिस डे के मद्रास में किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत आसान है, मैं चाहूंगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या था? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगर आपको प्रश्न कड़े लग रहे हैं, कल से मैं और सरल प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं एकदम हलवा वाला प्रश्न लेकर आऊंगा, वही आप लोग पढ़िएगा, वही आप जवाब दीजिएगा। देखिए भारत में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज क्या क्या था? भारत में एक राष्ट्रीय भावना की कमी थी, जैसे आज भी है। आज भी क्या है, हमारे देश में जो राष्ट्रीय भावना है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। आज भी आप देखेंगे, अभी जब हम लोग आप पढ़ा रहे होंगे तो सबसे पहले आपके लोग अच्छा ही देखकर आपके लोग कमियां पहले तराशने का प्रयास करते हैं। उनका दिमाग उन्हीं कमियों की तरह जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारे सिर में कहीं घाव हो जाता है तो मक्खी वहीं पर जाती है, ठीक है। अगर उनको नहीं आता तो दूसरे काबिलियत पर शक करना शुरू करते हैं। वो अपने जैसे अन्य लोगों को भी समझते हैं। कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे जो प्रशिक्षण होता है वो तब से जमाने जो होता था उसी तरह होता था। माने यहां पर हमने देखा कि कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, मतलब ये भी सही है, ठीक है। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था। हमारे देश के सैनिकों को राष्ट्रीय भाव का अभाव था। उन्हें क्या, उन्हें वेतन भत्ते से मिलते थे। उसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे दे वो अपनी सेवा में लगते थे। माने भारतीयों को जो अच्छा वेतन देता था उनके काम में वो लग जाते थे। माने उनके अंदर भारतीयों की जो भावना थी वो उस समय कम थी। इसीलिए हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो सबसे ज्यादा अंग्रेजों के पास थे और अंग्रेजों के साथ रहते थे, अंग्रेजों की बात मानते थे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आलापदीज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे मुझे आपको नहीं बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। भैया जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसके लिए क्या था, राष्ट्रभावना कमी थी। कंपनी में जो सेना होते थे वो प्रशिक्षित सेना होती थी, और जो भारत के व्यापार करने के लिए आए वो धीरे राजनीति करना शुरू किए, और हमारे यहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों के साथ मिलना शुरू कर दिए। इसलिए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प डी का राइट आंसर है। ठीक है, और आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, और फिर आप लोग हमसे कहते हैं आप लोग लोगों को पहुंचे। जितना मैं आपके लिए मेहनत करता हूं उतना आप भी कर सकते हैं। मैंने फैन बंद कर दिया ताकि गर्मी में पढ़ाऊं, आपको आवाज साफ जाए, लेकिन आप ये चीज नहीं सोचते। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाऊंगा। कह रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में कौन सा कारण नहीं था। यहां पे नहीं माने 3 था और 1 नहीं था। भारत में पुर्तगालियों की लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि जब आपने देखा अल्मीडा आया, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा आने के बाद, तो ये जब आने लगे, जो पहले आता है तो सीधी सी बात है कि जब पहले जो आएंगे उनके प्रति हमारी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। जैसे अगर जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लास को डेली आते हैं, तो बिना चाहते भी उनका रिस्पेक्ट हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ऐसे लोग को जैसे डेली जो आते हैं, तो भारतीय पुर्तगाली की लोकप्रियता बढ़ गई। फिर घटते संसाधन, फिर पुर्तगालियों के पास के संसाधन उनके लगातार क्या थे, कम होने शुरू हो गए। मतलब उनके नौसेना संसाधन में अंग्रेजों जो थे उनमें नौसेना वृद्धि होने लगी। जब उनकी वृद्धि होगी तो पुर्तगालियों की वृद्धि अंग्रेजों की सफलता के कारण उनकी अलोकप्रियता थी। अंग्रेजों के पास नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। अंग्रेजों के पास क्या था, नाविक शक्ति ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे इसका जो पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की जो सफलता थी वह इसलिए नहीं थी, ये इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी जो गलत है वही इसका सही उत्तर है। थैंक यू। मैं फैन चालू कर लेता हूं, थोड़ी सी आवाज में आपको दिक्कत होगी, लेकिन हमें थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि एसी तो है नहीं। तो यहां पर हमने और आपने देखा इसका उत्तर क्या होगा, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध होंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता क्या क्या कारण थे। बाद में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता थी, माने अंग्रेजों की लोकप्रियता बढ़ने लगी, पुर्तगाली लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। पुर्तगालियों के पास संसाधन घटने लगे, अंग्रेजों के पास अच्छे नाविक थे। इसलिए यहां पर ठीक है, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। ठीक है, अगर किसी को बोर्ड लगवाने का खर्च है तो 7.5 लाख रुपए का यहाँ मेरा बोर्ड की व्यवस्था करा दे, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। कोई किसी ऑर्डर ना दे, जिसको पढ़ना अच्छे से पढ़े। ठीक है, मुझे क्या करना है कोई मुझे ये ना सिखाए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जिनको समझ में आता है पढ़े, जिनको नहीं समझ में आता हो जाए। जिनको लगता है आप मेरे साथ करियर बना सकते हैं, मेरे साथ नौकरी कर सकते हो, पढ़े, बाकी यहाँ पे ना पढ़े, क्योंकि आपका समय कीमती है। ठीक है, और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ने बंबई किससे लिया था। एक आसान सा सवाल है और मैं इसकी व्याख्या आपको जरूर बताऊंगा कि ये प्रश्न पूछा जाता है और खासकर परीक्षाओं में। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करें, जवाब जरूर देंगे। देखिए, अगर हम ये देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किसने लाया, ठीक है, तो एक बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अगर यहां पे देखा जाए कि किसने लाया था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसका उत्तर जो होगा वो पुर्तगाली होगा। क्या होगा, पुर्तगाली होगा। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर था, और पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों की राजकुमारी थी, राजकुमारी, राजकुमारी, उनका नाम किसी को पता है, बंगराजा कैथरीन। बंगराजा कैथरीन, यह पूछा प्रश्न है आपका। कैथरीन में से इंग्लैंड के राजा, कहां के, इंग्लैंड के राजा के राजा चार्ल्स द्वितीय, लिख लीजिएगा, इंग्लैंड के राजा कौन थे, चार्ल्स द्वितीय से उनका विवाह हुआ। और जब विवाह हो गया तो पुर्तगालियों ने 1661 में क्या किया, इंग्लैंड के राजा पुर्तगाली राजकुमारी शादी करने पर बंबई को दहेज में दिया। बंबई को 1661 में दहेज में दिया गया, इसमें दहेज में दे दिया गया।
और फिर ध्यान से सुनिएगा, 1661 में दहेज में दिया गया और फिर 1668 में एक नई घटना घटती है। फिर 1668 में क्या होता है कि चार्ल्स ने मुंबई द्वीप ईस्ट इंडिया को दे दिया। कितने में? जो बंबई द्वीप था, चार्ल्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितने में दिया? 60 पाउंड वार्षिक पर। कितने में? 60 पाउंड प्रति ईयर पर। 60 पाउंड प्रति ईयर पर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1968 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सोचिए, बंबई 2 बार बिका। ठीक, आप यहां पे देखिए, बंबई को पहले क्या हुआ कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रंगाला कैथरीन की जब शादी की गई तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया गया 1661 में, और फिर इंग्लैंड के राजा 7 साल के बाद 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 60 पाउंड प्रति ईयर की दर से बेच दिया। तो इस प्रकार हमने देखा मुंबई 3 बार गया। तो यह परीक्षा में प्रश्न आपकी कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप इसे अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ठीक है, चलिए नीता जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। एक प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहां थी? आज के टॉपिक आपको पहले पता होगा, मैंने आज के जो टॉपिक रखा है वो आपको अगर याद होगा कि आज की टॉपिक क्या थी, मुगलों का पतन और भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसको लेकर एक बड़ी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर होगा मद्रास, इसका वर्तमान नाम अब चेन्नई में है। अब कहेंगे सर कब हुआ? 1639 में। कब? 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पर हो गया था। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना हुई थी। यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर किले उसका पूछ दीजिए क्या था तो लिख लीजिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही इनकी पहली प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, नामक किले की स्थापना की गई थी और इसकी जो मुख्यालय था 1641 में, इनको उन्होंने 1641 में इसको अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि इसको बोर्ड पे पढ़ाते तो मजा आ जाता, तो मेरी आप लोग से निवेदन है कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मुझे जनरेटर चलना चाहिए, क्योंकि बीच में लाइट कट जाएगी, मेरा बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गांव में लाइट बीच में कब कटती है, कब आती है, कब जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे जनरेटर 75,000 की जनरेटर, और प्रतिदिन उसमें 1 घंटे की क्लास चलने में 2 से 2.5 लीटर का डीजल जलेगा। अगर आप लोग इतना पैसा इकट्ठा करके दे दें जो तो मैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूं। अगर ये चाह रहा हो, बार बार कोई कमेंट कर रहा है बोर्ड पर, तो भैया यहाँ गांव में मैं रहता हूँ, गांव में लाइट की कोई भरोसा नहीं है, और लाइव सेशन जब लाइव चलेगा तो पूरी क्लास चलनी चाहिए, बीच में बार बार लाइट कटेगी। तो जिनके पास हो, क्योंकि ये बोर्ड इन्वर्टर से नहीं चलता, क्योंकि जो बोर्ड होता है ये इन्वर्टर से नहीं ले पाता। ठीक है, 10-12 मिनट के बाद इन्वर्टर बोल जाता है। तो 75,000 की जनरेटर चाहिए मुझे, उसमें प्रतिदिन 3 से 3.5 लीटर की तेल चाहिए। मैंने 300 रुपए की डेली का तेल का और 75 रुपये जनरेटर कोई दे दे, मैं आ जाऊँ। ठीक है, तो अगर मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत नंबर भी है और मेरा फ़ोन पे गूगल पे भी है। अगर कोई एहसानमंद हो, अगर वो कोई चाहता हो कि मैं कर दूँ तो आप इस पर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा और बच्चे भी शुक्रगुजार रहेंगे उनका, क्योंकि उनको मेरा चेहरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने आया है, आपको दिख रहा होगा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? अब ये प्रश्न कुछ देर पहले आपके सामने से होकर गुजरा था। तो इसका उत्तर क्या था? सूरत। मैंने ऊपर बता दिया था, इसका उत्तर क्या था? सूरत। ठीक है, सूरत में। अब मैं सूरत के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको पहले बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि भारत में यूरोपीय जब कंपनी आई तो उन्होंने आने पर सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद यूरोप के अग्रणी राज धीरे धीरे करके आने लगे। उनका उद्देश्य था भौगोलिक अन्वेषण करना। फिर उत्तर तमाशा अंतर्द्वीप होते हुए 1498 वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। फिर विभिन्न व्यापारिक कंपनी डच आते हैं। ठीक है, वेरीमिंदे आस्तीन इंडेसे कंपनी के नाम से डच अपनी कंपनी लगाते हैं। मैंने अभी सारे तथ्य को स्थापित अभी कंफर्म करके पूरा एक करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एकदम स्पष्ट किया कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। मैंने ऊपर अभी इसकी व्याख्या की थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आया, ये प्रश्न पूछा आपके परीक्षा का
कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर इसकी स्थापना है तो मुझे याद है जहां तक कि 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। और जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो वो कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है। लुई 14वां। एकदम लिख लीजिएगा, लुई 14वां, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। लुई 14वां, अब इनके बारे में और बता दूं कि इनके मंत्री कोलबर्ट ने स्थापित की थी। उसका नाम कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया था। तो ये आप लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। और 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना भी ईस्ट इंडिया फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी रखी थी, ठीक। 1668 में, ऊपर भी प्रश्न था आपका, ठीक, सूरत में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। एकदम आसान प्रश्न हुआ, वही जो प्रश्न था वो दोबारा आया। तो आपको पता है लुई 14वें कब आया था? लुई 14वें के शासनकाल में मंत्री कोलबर्ट 1664 में इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। ठीक, यहां पर ये इसका राइट आंसर है। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भैया जस्ट अभी मैंने बताया, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें ने 1664 में की। अभी तो मैंने कुछ देर पहले क्लियर किया, तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एक बार अगर आप सीरीज पूरा पढ़ लेंगे, यकीनन आप प्रश्न को सही करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको अपना समय देना होगा, कॉपी कलम लेकर बैठना होगा, तथ्यों को लिखते चलना होगा, क्योंकि हम आप जैसे लोग के लिए पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए कि इसको पढ़ाने के लिए कितना होमवर्क करके आना पड़ता होगा, कितनी किताबों को निचोड़ना पड़ता होगा। सभी चीजें किताब में नहीं मिल पाएंगी। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? कर्नाटक जो युद्ध था वो किनके बीच हुआ? जरा फटाफट कमेंट करें कि जो कर्नाटक युद्ध था किनके बीच हुआ। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर 1746 में कर्नाटक में पहला युद्ध हुआ, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज का अधिग्रहण कर भी लिया था। तो बताइए यहां पे क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता चल गया। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप एक एक करके जब प्रश्नों को पढ़ना शुरू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। एनी डाउट किसी को? देखिए 9:30 बजे क्लास है, जिसको डेली लाइव लेना, अगर आप लाइव रहेंगे 30 दूसरी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने खुरापात किया तो फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूं, यकीन मानिए। इस सीरीज को तैयार करने के लिए मैं रात के 2-2 बजे तक पढ़ता हूं, तब मैं आज आपके बीच आ पाता हूं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? ये 1760 में हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था ये 1760 में हुआ था, जनवरी में हुआ था। आयकर कूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाला जी को हराया था और फ्रांसीसी सेना पूर्ण रूप पराजित हो गई थी और सदा के लिए फ्रांसीसी का भाग्य बदल गया, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से फ्रांसीसी हार गए थे और उनका भाग्य यहाँ से बदल गया था। कौन सा युद्ध कहते हैं? एकदम सही बात, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध ये कर्नाटक तृतीय युद्ध के बाद ही हुआ था। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था और यहीं से फ्रांसीसियों का अस्तित्व खत्म हो गया था। वांडीवास का युद्ध एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। जनवरी में हुआ था 1760 में। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? एक यूनिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस समय कौन था।
सभी के अगर आपको शासनकाल पता होगा तो सभी लोग फटाफट बताएं। अकबर कब से कब था, जहांगीर कब था, शाहजहां कब था, अकबर। यहाँ पे अगर क्रमशः देखा जाए, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, क्यों जहांगीर को शेखू बाबा कह के पुकारता था अकबर, ठीक है, ठीक है। सलीम अली, इसको सलीम अली कहते हैं। शाहजहां, खुर्रम, इनका पुत्र था औरंगजेब। वैसे दारा सिकों को बनाना चाहते थे लेकिन दारा सिकों न बनकर औरंगजेब बना था। ठीक, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कि भैया जी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमें जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। कब आई थी? 1600 में आई थी। अकबर का शासनकाल कब से था? 1556 से 1605 तक था। और जब 1600 में आई थी इसका मतलब अकबर है ना, इसमें आपका समय तो गरमाना ही नहीं है। आपको तो पूरा पता होना चाहिए कि तो अकबर ही होगा। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका समय मैं आपका नहीं लूंगा ज्यादा। उसके बाद फिर जहांगीर आया, फिर ये 27 तक था, फिर शाहजहां था, फिर 57 तक शाहजहां था, फिर औरंगजेब आता 57 से लेकर 7 तक था, ठीक है। एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर जॉब लग गया है, पैसे कोई कमी नहीं। मतलब अगर जॉब लग जाती है तो पैसे कमी नहीं होती। ठीक, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि अकबर, इसलिए न शाहजहां होगा, न जहांगीर होगा, औरंगजेब होगा, ठीक है। अभी एक यूपीएससी का अगर किसी ने मेंस लिखा होगा, जैसे मैंने दिया है, वहां पे प्रश्न पूछा था कि अगर औरंगजेब की जगह दारा सिकों भारत का बादशाह बना होता तो वर्तमान भारत की विवेचना कीजिए। मैंने अगर जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शाहजहां का जो पुत्र खुर्रम था, इसका जो पुत्र था दारा शिकोह था, दारा शिकोह था, अगर वो बादशाह बना तो बहुत ही विद्वान था मेरे अनुसार और अन्य के अनुसार। अगर दारा शिकोह भारत का शासक सम्राट औरंगजेब की जगह बना होता तो वर्तमान भारत कैसा होता। तो ये भी मेंस का पूछा प्रश्न है। अगर आपने मेंस कभी किसी ने दिया होगा, अगर कोई यूपीएससी का कैंडिडेट होगा इसमें, तो वो ये प्रश्न को पढ़ा होगा कि दारा सिकोह के बारे में पूछा है, जहांगीर के बारे में पढ़ा होगा, शाहजहां के बारे में, और इस कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जहांगीर ने अनुमति दी थी। लेकिन आज आपको स्पष्ट हुआ अकबर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। जैसे यहां पे एक प्रश्न है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया ना, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर अकबर होगा यहाँ पे, इसलिए इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में मुद्रणालय लाने वाला कौन था? मुद्रणालय जानते, जहां पे मुद्रा छपती है, जहां पर मुद्रा छपती है। अगर इसे टंकड़ कहता, टंकड़, तब क्या होता? टंकड़ क्या होता है आप याद रखिएगा। टकसाल, मुद्रणालय, टकसाल, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको यहां इतना बताना है। देखिए, भारत में जो मुद्रणालय लाया था वो पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। और सबसे पहले गोवा में, लिख लीजिएगा, सबसे पहले गोवा में जो मुद्रणालय था, सबसे पहले गोवा राज्य में स्थापित किया गया था। यह बात भी आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक। टकसाल क्या होता है ये जानते रहिएगा। टकसाल, वर्तमान समय टकसाल भारत में कहां कहां है? एक प्रश्न आया है कि असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। सही बात है। तो ये कहां कब हुई थी? जरा कमेंट करके आप लोग बताएं, ये कब हुई थी? इसका नाम था द असम कंपनी। द असम कंपनी भारत में आई थी। कब आई थी भारत में? एक प्रश्न है। तो कब आई थी? एक प्रश्न आपका बड़ा है। 1839 में आई थी। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इलानी दुर्गेश से आप लोग जुड़े रहेगा। देखिए, टेलीग्राम पे आप अभी आगे प्रश्न है, दुर्गेश सर सर्च करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। टेलीग्राम पे डेली क्लास की अगर आपको लिंक चाहिए तो दुर्गेश सर सर्च करके इलानी पे दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज इलानी पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलानी पे दुर्गेश है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक,
नहीं खत्म। चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में मैंने आपको जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ाकर स्पष्ट कर दिया। आपके मन में कोई ठीक है कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप बेहिचक हमसे बेधड़क आप पूछ सकते हैं। सिवाय मेडुअल मॉडर्न इंडिया के अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसके लिए मैं संडे को लाइव आता हूँ। इस समय आपको केवल मॉडर्न इंडिया से कोई समझ में ना आया हो, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। अन्यथा यह क्लास आज यहाँ पर खत्म होती है। प्रतिदिन क्लास आपको 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिलेगी। यह 30 दिवसीय क्लास है जो हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ाएंगे। आज की टॉपिक आपकी खत्म हो गई, कल की जो टॉपिक होगी वो मैं आपको बता दूंगा। कल की टॉपिक होगी कि भारत में राज्यों का उदय, जैसे बंगाल राज्य कैसे बना, मैसूर, अवध, पंजाब, इन सभी राज्यों का उदय कैसे हुआ, इनके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज की टॉपिक ये थी भारत में जो मुगल सल्तनत थी, मुगल काल जो था, मुगल का साम्राज्य का पतन, और फिर भारत में जो कंपनियां आई थी, यूरोपियन कंपनियां, उनके आगमन को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद की जो टॉपिक होगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आपको परीक्षा देना है तो आपको पता होगा हिस्ट्री में अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो मॉडर्न इंडिया से आता है, वर्तमान में किसी भी पेपर की बात करें। और यह जीएस की वो सीरीज है, चाहे आप यूपीपीएससी दें, यूपीएससी आप दें, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या भारत के राज्य से संबंधित, उत्तर प्रदेश संबंधित, सेंट्रल, जहां पे भी जीएस आता है मैं स्टैंडर्ड लेवल का जीएस एनसीईआरटी के आधार पर, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक, एथेंटिक पुस्तक के आधार पर मैं व्याख्या करता हूं। अगर आप उतनी एथेंटिक किताबें नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको ये वीडियो आपको काफी मदद कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, जहां पे आपको फिर मैं बता दूं कि बिना स्पेस के दुर्गेश सर जो भी तक नहीं जुड़े जुड़ जाए, क्लास की लिंक आपको सबसे पहले वहां पे आती है। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी हाँ, आपका समय से होगा परीक्षा, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, अपना बेस्ट देते रहें। होना न होना ऊपर वाले के हाथ में। अभी से हम लोग क्यों बैठे हैं, ठीक। और एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक बड़ी तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, शुभकामनाएं आपको लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय। 9:30 बजे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।